कहानी की शुरुआत में हम कोलोराडो की एक जेल को देखते हैं जहां पर हजारों खतरनाक मुजरिम कैद हैं। ये कोई आम जेल नहीं बल्कि एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल है जहां से भागना नामुमकिन समझा जाता है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे गार्ड्स कैदियों पर कड़ी नजर रखते हैं और अगर किसी कैदी ने इस जेल से भागने की कोशिश की तो उसे ऐसी सजा दी जाती है जिसे देखकर बाकी कैदियों की भी यहाँ से भागने की हिम्मत टूट जाती है। और तभी हम इस जेल में रे नाम के कैदी को देखते हैं। रे कोई आम कैदी नहीं बल्कि वो एक ऐसा मास्टरमाइंड कैदी है जो पिछले 14 जेलों को तोड़कर भाग चुका है और अब पिछले कई दिनों से वो यहाँ इस जेल से भागने की प्लानिंग पर लगा हुआ है। अब यहाँ रे जेल के चारों तरफ नजर घुमाकर पूरे जेल का स्ट्रक्चर जान जाता है और रे को पता चल जाता है कि जेल का कौन सा हिस्सा कमजोर है। इसके बाद रे वापस अपने सेल में आता है और यहाँ से भागने के काम पर लग जाता है। अब यहाँ सबसे पहले रे सेल में बैठकर काउंटिंग शुरू कर देता है और जैसे ही 7 मिनट तक वो काउंटिंग करता है तभी वह देखता है कि गार्ड वापस आ चुके हैं, जिससे रे को पता चल जाता है कि गार्ड्स हर रोज 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते हैं। अब रे गार्ड की रूटीन को तो जान चुका होता है, लेकिन जिस सेल में रे को बंद किया जाता है वो सेल एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से बंद और खोला जाता है। इसलिए अब किसी भी कीमत पर रे को यहाँ से निकलने के लिए उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक का कोड जानना था। और एक दिन जब गार्ड रे को सेल में खाना देने के लिए आते हैं तब रे की नजर खाने के साथ आए दूध के डिब्बे पर पड़ती है, जिसे देखकर रे के दिमाग में एक आइडिया आता है और रे ने जल्दी से उस डिब्बे के ऊपर से एक प्लास्टिक शीट निकाल ली। अब बाहर जाते वक्त रे ने चुपके से उस प्लास्टिक शीट को इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर चिपका दिया। बाहर आकर रे ने अपने साथियों को एक सीक्रेट भाषा में लेटर लिखा जिसमें रे का इस जेल से निकलने का डेट और टाइम लिखा हुआ था और उस लेटर को पढ़कर बाहर रे के साथी समझ गए कि हमें क्या करना है। अब जब रे वापस अपने सेल में आया और उसने इलेक्ट्रॉनिक लॉक से वो प्लास्टिक शीट निकाली तो उस शीट पर गार्ड्स के टाइप किए हुए कोड रे को पता चल गए। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, जिसके बाद रे कुछ टिश्यू पेपर के छोटे छोटे गोले बनाने लगता है और जैसे ही एक गार्ड उसे खाना देने आता है तो रे दरवाजे के बीच उस छोटे से खाना देने वाले रास्ते में टिश्यू पेपर के टुकड़े भर देता है ताकि यह रास्ता लॉक ना हो सके। अब रे के जेल से भागने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सेल में बैठकर इंतजार करता है और जैसे ही गार्ड सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं तब रे अपने काम पर लग जाता है और बड़ी आसानी से उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक में कोड टाइप करके अपने सेल का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो वेंटिलेशन के रास्ते से होते हुए चुपके से कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। और तभी बाहर हम एक लड़की को गाड़ी में देखते हैं जो जेल के बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके जाने लगती है, पर जैसे ही वो गाड़ी से कुछ दूरी पर चली जाती है तभी उस गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी गार्ड्स का ध्यान उस तरफ चला जाता है और अब रे को यहाँ से भागने का पूरा मौका मिल जाता है। जिसके बाद वो जल्दी से कंट्रोल रूम में अपने सेल के कैमरे को रिवर्स फुटेज पर लगा देता है, जिससे गार्ड को पता ही नहीं चलता कि रे जेल से भाग चुका है, बल्कि स्क्रीन में रिवर्स फुटेज को देखते हुए गार्ड्स को लगता है कि रे अभी भी सेल में मौजूद है। कुछ देर बाद बाहर आग को बुझाने के लिए एक फायर फाइटर की टीम आती है और यहाँ हम देखते हैं कि रे ने भी एक फायर फाइटर के कपड़े पहनकर जेल से बाहर आ गया है। तभी यहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें रे के 2 साथी बैठे होते हैं और रे गाड़ी में बैठकर जेल से फरार हो जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद रे के साथी रे को एक सुनसान सड़क पर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि रे अब पूरी तरह से आजाद हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी आती है और पुलिस वाले रे को देख लेते हैं। रे को देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यह एक जेल से भागा हुआ कैदी है, क्योंकि रे ने अभी भी एक कैदी के कपड़े पहने होते हैं, इसलिए पुलिस फिर से रे को पकड़ लेती है। पर तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो आदमी पुलिस को कुछ पेपर दिखाता है, जिसे देखकर पुलिस वाले रे को छोड़ देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम क्लार्क है और क्लार्क रे का दोस्त है। इसके बाद क्लार्क रे को सीधा उसी जेल के वार्डन के पास लेकर जाता है जहाँ से अभी कुछ देर पहले रे फरार हुआ था। वार्डन रे को देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम एक मुजरिम हो, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। तब क्लार्क जेल के वार्डन से कहता है कि मैं और रे हम दोनों एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं। रे कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि इसका काम ही यही है कि ये एक मुजरिम बनकर जेल में जाता है, ये पता लगाने के लिए कि इस जेल की सिक्योरिटी अच्छी है या फिर नहीं। और आज तुम्हारे जेल से फरार होकर रे ने साबित कर दिया कि तुम्हारे जेल से भी कैदी भाग सकते हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि रे इससे पहले भी 14 जेलों से भाग चुका है। ये सब सुनकर वार्डन रे से कुछ नहीं कहता और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ हमें रे के काम के बारे में पता चल जाता है और रे को इस मुश्किल काम को अंजाम देने के काफी मोटी रकम दी जाती है। अगले दिन रे जब अपने साथियों के साथ ऑफिस में होता है तभी वहाँ पर एक CIA एजेंट आती है जिसका नाम जेसिका है। जेसिका रे से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है और तुम्हें इस काम के डबल पैसे दिए जाएंगे। वो रे को बताती है कि तुम्हें एक जेल में जाना होगा जिसे दुनिया का सबसे सिक्योर जेल माना जाता है, लेकिन वह जेल एक सीक्रेट जगह पर बनाया गया है जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं कि वह जेल कहाँ पर है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस जेल में जाओ और साबित कर दो कि उस जेल से भागा जा सकता है, क्योंकि यह काम तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें डबल पैसे देने के लिए शर्त यह है कि जब तुम उस जेल में जाओगे तो तुम्हारी टीम तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और किसी को भी पता नहीं होगा कि तुम कहाँ पर हो। ये सुनकर रे की टीम जेसिका का यह ऑफर रिजेक्ट कर देती है। तब वह लड़की रे को बहकाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए अगर तुमने मेरा यह ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने जो 14 जेलों से भागने की किताब बनाई है वो सब झूठ है। यह सुनकर रे छिड़ जाता है और उस लड़की का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद वो लड़की रे को पूरी प्लानिंग समझाने लगती है और कहती है कि उस जेल में तुम्हारा नाम एंथोनी होगा और तुम एक स्मगलर के केस में जेल जाओगे। तब रे कहता है कि अगर मैं उस जेल से भागने में नाकाम हुआ तब मैं उस जेल से खुद को कैसे छुड़ाऊंगा। ये सुनकर वह लड़की कहती है कि उस जेल के वार्डन का नाम रॉजर है और तुम उसे एक कोड कहना और तुम्हारा कोड है 310275। ये कोड सुनकर उस जेल के
वार्डन को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ इस जेल में सरकार की तरफ से आए हो, इसलिए वार्डन तुम्हें जेल से छोड़ देगा। लेकिन अब उस जेल में जाने से पहले रे की टीम छुपके से रे की बॉडी में एक ट्रैकर लगा लेती है ताकि इन्हें इसकी लोकेशन का पता चल सके। और जैसे ही रे मार्केट के बीच पहुंचता है तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से मास्क पहने हुए कुछ लोग बाहर आकर रे को पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं। और वो लोग सबसे पहले रे के बॉडी के जिस हिस्से में ट्रैकर डाला गया था उसे निकाल देते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता चल गया हो कि रे की बॉडी में ट्रैकर लगा है। और अब रे की टीम ये पता नहीं लगा सकती कि रे कहाँ पर है, क्योंकि उनको रे का सिग्नल नहीं मिल रहा होता। इसके बाद गाड़ी में वो लोग रे को बेहोश कर देते हैं और जब रे को होश आता है तो वो खुद को एक ऐसी जेल में पाता है जहाँ पर कोई भी दीवार नहीं होती और ये एक अलग तरह का जेल होता है। यहाँ सभी कैदियों को शीशे के सेल में बंद कर दिया गया होता है और हर एक कैदी पर ड्रोन की मदद से नजर रखी जाती है। यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो सभी अपने चेहरों पर ब्लैक कलर के मास्क पहने होते हैं, यानी कि ये कभी पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा गार्ड किस वक्त कौन सी ड्यूटी पर आता है। ये सब देखकर रे घबरा जाता है और समझ जाता है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं, इसलिए रे हार मानते हुए जेल के वार्डन के पास जाता है और रे जेल के वार्डन को वार्डन मार्श के नाम से पुकारता है। तब जेल का वार्डन कहता है कि मेरा नाम मार्श नहीं बल्कि मेरा नाम हॉब्स है और यहाँ पर मार्श नाम का कोई भी वार्डन नहीं है। ये सुनकर रे समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वह जेल के वार्डन को अपना कोड बताते हुए कहता है कि मेरा कोड है 310275। तब वार्डन कहता है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझे तुम्हें यहाँ रखने के पैसे दिए जाते हैं और अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारनी होगी। यह सुनकर रे समझ जाता है कि मुझे फंसाया गया है। इसके बाद रे को वापस उसके शीशे के सेल में ले जाया जाता है और अगले दिन अनाउंस होता है कि इस जेल में एक नया कैदी आया है जिसका नाम एंथनी है। ये नाम सुनकर इस जेल में माइकल नाम का एक कैदी होता है और माइकल एंथनी नाम सुनकर अलर्ट हो जाता है। इसके बाद एंथनी यानी रे बाकी कैदियों के बीच आ जाता है। तब रे एक नया कैदी होने की वजह से बाकी पुराने कैदी रे को घूरने लगते हैं और तभी कुछ कैदी रे पर हमला कर देते हैं, लेकिन रे खुद को बचाते हुए उनसे लड़ने लगता है। मगर रे अकेला था और बाकी कैदी बहुत सारे थे, इसलिए कैदी जब रे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ पर माइकल आ जाता है और माइकल कहता है कि अगर किसी ने भी एंथनी को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ये सुनकर सभी कैदी पीछे हट जाते हैं क्योंकि माइकल यहाँ का सबसे पुराना कैदी है और सभी कैदी माइकल से डरते हैं। इसके बाद माइकल रे के पास आता है और रे से हाथ मिलाता है। तब रे उसकी मदद करने के लिए माइकल का शुक्रिया अदा करता है। अब यहाँ रे समझ जाता है कि अगर मुझे इस जेल से निकलना है तो मुझे यहाँ अपना एक दोस्त बनाना होगा, इसलिए रे माइकल का दोस्त बन जाता है। इसके बाद रे जेल के हर एक कोने को काफी बारीकी से देखने लगता है और यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में होता है। तभी उसकी नजर एक आइसोलेशन सेल्स पर पड़ती है। ये एक ऐसी खतरनाक सेल होती है जहाँ पर उन कैदियों को रखा जाता है जिन्होंने जेल के रूल तोड़े होते हैं। वहीं माइकल की नजर रे पर होती है और माइकल देखता है कि रे जेल के हर कोने को काफी गौर से देख रहा है। ये देखकर माइकल रे के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी काम में मदद कर सकता हूँ। तब रे माइकल से कहता है कि मुझे इस आइसोलेशन सेल में जाना है। ये सुनकर माइकल कहता है ठीक है, वहाँ जाना तो बहुत ही आसान है। ये कहते ही माइकल रे पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच फाइट छिड़ जाती है। तब इनको लड़ाई करते हुए गार्ड आकर पकड़ लेते हैं और जेल का वार्डन कहता है कि इन दोनों को आइसोलेशन बॉक्स में डाल दो जहाँ पर रे जाना चाहता था। इसके बाद उन दोनों को आइसोलेशन बॉक्स में डाल दिया जाता है और तभी यहाँ उन पर तेज लाइट ऑन कर दी जाती है जिससे निकलने वाली हीट से इनका बुरा हाल हो जाता है और यह दोनों जमीन की तरफ सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। तब यहाँ रे नोटिस करता है कि नीचे एक बड़ी लोहे की प्लेट लगी हुई है जिसे नट बोल्ट से फिट किया गया है और अब इतनी गर्म जगह में रात गुजारने के बाद अगली सुबह इनकी हालत देखने के लिए एक डॉक्टर आकर दरवाजा खोलता है। तब यहाँ रे उस डॉक्टर से पूछता है कि यह कौन सी जगह है और हम कहाँ पर हैं, लेकिन वो डॉक्टर रे की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और तभी ऊपर से गार्ड देख लेता है कि रे डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा है। तब वो गार्ड डॉक्टर के पास आता है और उससे पूछता है कि रे ने तुमसे क्या कहा, जिसके जवाब में डॉक्टर झूठ बोल लेता है और गार्ड से कहता है कि रे ने मुझसे कहा कि रात भर गर्मी की वजह से मेरी बॉडी कितनी डिहाइड्रेट हो चुकी है और यह सब कुछ दूरी पर खड़ा रे सुन लेता है, जिससे रे समझ जाता है कि यह डॉक्टर एक अच्छा इंसान है। अगले दिन माइकल रे के साथ खाने के टेबल पर बैठकर उससे पूछता है कि कल आइसोलेशन बॉक्स में जाने के बाद तुम्हें क्या पता लगा। तब रे उसे बताता है कि ये जेल समंदर के किनारे पर है क्योंकि यहाँ की हवा में बहुत ज्यादा नमी है और कल जब हम दोनों आइसोलेशन बॉक्स में बंद थे तब मुझे आइसोलेशन बॉक्स के नीचे लोहे की प्लेट दिखाई दी जिसे नट बोल्ट से फिट किया गया है। अगर मुझे कोई लोहे का टुकड़ा मिल गया तो मैं उस लोहे से आइसोलेशन बॉक्स के प्लेट को खोलकर मैं इस जेल से निकल सकता हूँ। तब माइकल कहता है कि लोहे का टुकड़ा मैं ले आऊंगा और अगले दिन जेल का वार्डन माइकल को अपने पास बुलाता है और वार्डन माइकल से विक्टर नाम के एक आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन माइकल वार्डन को विक्टर नाम के आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तब वार्डन गुस्सा होकर माइकल को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन माइकल कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और मौका मिलते ही माइकल चुपके से एक लोहे का टुकड़ा चुरा लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल आया भी यहाँ इसलिए था। इसके बाद माइकल सीधा रे के पास जाता है और उसे चुपके से वो लोहे का टुकड़ा दे देता है। लोहे के टुकड़े को पाकर रे काफी खुश हो जाता है और समझ जाता है कि ये लोहे का टुकड़ा माइकल ने अपनी जान पर खेलकर हासिल किया है। यहाँ इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। तब रे माइकल से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, जिस पर माइकल जवाब देता है कि मैं यहाँ बेगुनाह सजा काट रहा
यहाँ हूँ। मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया और मुझे यहाँ इसलिए डाला गया है क्योंकि मैं विक्टर नाम के आदमी के लिए काम किया करता था और विक्टर अमीरों को लूट कर गरीबों में पैसे बांटता है। और अब क्योंकि मैं विक्टर के लिए काम किया करता था इसलिए ये लोग मुझसे विक्टर का पता जानना चाहते हैं ताकि ये लोग विक्टर को पकड़कर उससे सारा पैसा छीन ले। लेकिन मैं इन्हें कभी भी विक्टर का पता नहीं दूंगा। अब माइकल रे से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तब रे उसे बताता है कि मैं पहले एक वकील हुआ करता था। मैंने एक मुजरिम को सजा दिलवाई थी, लेकिन एक दिन वो मुजरिम जेल से भाग गया और उस मुजरिम ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर आकर उसने मेरी वाइफ को मार डाला। मेरी वाइफ के मरने के बाद मेरी जिंदगी उजड़ गई और बस उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मुजरिम को सजा देना काफी नहीं, बल्कि जिन जेलों में मुजरिम रहते हैं उन जेलों की सिक्योरिटी को चेक करना भी जरूरी है। इसलिए अब मैं एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता हूँ और मैंने पिछले 4 साल में 14 जेल को तोड़कर भाग चुका हूँ। ये काम मैं इसलिए करता हूँ ताकि फिर से कोई मुजरिम जेल से छूटकर किसी वकील की फैमिली को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन अब मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ क्योंकि मैंने 14 जेलों से भागने पर जो किताब लिखी थी वो किताब इस जेल के वार्डन के पास है और वार्डन ने मेरी किताब पढ़कर उन 14 जेलों के वार्डन्स ने जो गलतियां की थी इस जेल के वार्डन ने उन सभी गलतियों को सुधार कर ये जेल बनाई है। इसलिए इस जेल से भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जेल के वार्डन को अभी तक ये नहीं पता कि मैं ही 14 जेलों को तोड़कर भागने वाला रे हूँ, बल्कि मुझे वार्डन एंथनी नाम का एक कैदी समझता है। तब माइकल कहता है कि यहाँ मेरे और तुम्हारी तरह बाकी जितने भी कैदी इस जेल में मौजूद हैं वो सभी बेगुनाह हैं। ये जेल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाई गई बल्कि ये एक प्राइवेट जेल है। यहाँ पर लोग जेल के वार्डन को पैसा देकर अपने दुश्मनों को रखते हैं। अब यहाँ माइकल रे से कहता है कि लोहे का टुकड़ा तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब हमें आगे क्या करना होगा। तब रे माइकल से कहता है कि हम दोनों को एक बार फिर से आइसोलेशन बॉक्स में जाना होगा। ये सुनकर माइकल साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तब रे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो ये तो तुम्हें करना होगा। अब यहाँ माइकल मान तो जाता है, लेकिन वह रे से कहता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो मैं तुम्हें यही इस जेल में मार दूंगा। अब यहाँ रे माइकल को अपना प्लान समझाने लगता है और बताता है कि जब हम दोनों इस आइसोलेशन बॉक्स में जाएंगे तब तुम्हें जोर जोर से चिल्लाना है, जिससे जो गार्ड सीसीटीवी स्क्रीन से हम पर नजर रख रहे होंगे उन सभी का ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाएगा और मैं मौके का फायदा उठाकर आइसोलेशन बॉक्स के नीचे के प्लेट खोल दूंगा और वहाँ से बाहर निकलकर ये देखूंगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। माइकल को रे की प्लानिंग ठीक लगती है। इसके बाद माइकल खड़ा होकर एक कैदी को बुरा भला कहने लगता है और उस कैदी का नाम जावेद है। ये सब सुनकर जावेद के साथी माइकल और रे पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ फाइट के दौरान रे चुपके से एक रोटी टेबल से उठाकर अपने पास रख लेता है। तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स इन सभी को अलग अलग आइसोलेशन बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। बॉक्स के अंदर जाने के बाद वहाँ पर तेज लाइट ऑन हो जाती है। लाइट के ऑन होते ही माइकल जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे सभी गार्ड्स का ध्यान माइकल की तरफ चला जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए रे जल्दी से अपने जेब से रोटी निकालकर उसे चबाने लगता है और फिर उस रोटी को मुंह से निकालकर ऊपर कैमरा पर चिपका देता है, जिससे अब गार्ड्स रे के सेल में कुछ नहीं देख पाते और रे एक एक करके नीचे के प्लेट से सभी नट बोल्ट निकाल लेता है और फिर उस प्लेट को हटाकर नीचे के रास्ते में घुस जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद रे को वेंटिलेशन का रास्ता मिलता है जहां वो पाइप्स के ऊपर चढ़ने लगता है और जब वो ऊपर चढ़ रहा होता है तभी गलती से उससे एक पाइप टूट जाती है, जिससे प्रेशर से पानी निकलने लगता है और वो पानी नीचे जमा होना शुरू हो जाता है। अब रे किसी तरह करके ऊपर के दरवाजे तक पहुंच जाता है और जब वो उस दरवाजे को खोलकर अपना सर बाहर निकालता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि रे को चारों तरफ समंदर के पानी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ये जेल एक बहुत ही बड़े शिप के अंदर बनाई गई थी। ये सब देखकर रे पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि रे अब यहाँ से भाग नहीं सकता था और रे समझ जाता है कि अगर मैंने पानी में कूदकर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊंगा। अब रे जल्दी से वापस अपने सेल की तरफ आने लगता है, क्योंकि वह समझ गया था कि पाइप के टूटने की वजह से सेल में पानी भरना शुरू हो गया होगा। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइसोलेशन बॉक्स में जितने भी कैदी बंद है वहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया है। इसलिए यहाँ रे जल्दी से पाइप के जरिए नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी उसका पाँव फिसल जाता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। मगर अच्छी बात यह थी कि पाइप से पानी निकलने की वजह से नीचे ढेर सारा पानी जमा हो गया होता है, जिस वजह से रे को चोट नहीं आती। वही जेल का वार्डन जब देखता है कि सेल्स में पानी भरने लगा है तब वह अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी सभी कैदियों को आइसोलेशन बॉक्स से बाहर निकालो, जिसके बाद गार्ड्स एक एक करके सभी कैदियों को बाहर निकालने लगते हैं और इससे पहले कि वो रे के बॉक्स का दरवाजा खोलते रे अपने बॉक्स में पहुंच जाता है और वह जल्दी से वापस प्लेट लगाकर उस पर नट बोल्ट फिट कर देता है। साथ ही साथ उसने कैमरा पे जो रोटी लगाई थी वो भी उतार लेता है और तभी गार्ड्स बॉक्स का दरवाजा खोलकर रे को बाहर निकाल लेते हैं। वही दूसरी तरफ रे की जो टीम होती है वह रे के लिए परेशान होती है, इसलिए रे की टीम क्लार्क के ऑफिस में जाती है और उससे रे के बारे में पता लगाने को बोलते हैं। तब क्लार्क कहता है कि तुम दोनों परेशान मत हो, मैंने अपने एक आदमी को रे को ढूंढने के काम पर लगा दिया है और रे जल्द ही मिल जाएगा। अब यहाँ रे की टीम के जाने के बाद क्लार्क सीधा वार्डन को कॉल करता है और क्लार्क वार्डन से कहता है कि तुम्हारे जेल में एंथनी नाम का एक कैदी है। एंथनी कोई आम कैदी नहीं बल्कि वह दुनिया का सबसे शातिर इंसान है जो पिछले 14 जेलों को तोड़कर भाग चुका है और उसने 14 जेलों से भागने पर एक किताब भी बनाई है। तब वार्डन
वार्डन क्लार्क से कहता है कि जिस आदमी ने 14 जेलों से भागकर किताब बनाई है उसका नाम तो रे है। ये सुनकर क्लार्क मुस्कुराता है और वार्डन से कहता है कि तुम्हारे जेल में एंथनी नाम का जो कैदी है वही असल में रे है और वो अपना नाम बदलकर तुम्हारे जेल को तोड़कर भागना चाहता है। इसके बाद इन दोनों का कनेक्शन कट जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि रे के अपने ही साथी क्लार्क ने रे को इस जेल में फंसाया है और क्लार्क अकेले ही रे की कंपनी का मालिक बनना चाहता है। वही दूसरी तरफ वार्डन रे की सच्चाई जान चुका होता है, इसलिए वार्डन अपना एक गार्ड रे के सेल की तरफ भेजता है और वह गार्ड पूरी रात सेल के दीवार के साथ डंडी मारकर रे को सोने नहीं देता और जब सुबह होती है तब वह गार्ड रे को बुरी तरह से पीटने लगता है और रे को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है और रे को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो पूरी तरह से टूट जाता है और यहाँ से भागने का सोचना छोड़ देता है, क्योंकि एक तो उसके साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा सलूक हो रहा था और दूसरा रे ने खुद बाहर जाकर देख लिया था कि ये जेल समुद्र के बीचों बीच एक शिप पर बनाया गया है, इसलिए रे समझ जाता है कि यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है। और अगले दिन रे जब माइकल से मिलता है तब माइकल रे से पूछता है कि तुमने बाहर क्या देखा, जिस पर रे बताता है कि यह कोई आम जेल नहीं बल्कि यह जेल समुद्र के बीचों बीच एक बड़े से शिप पर बनाई गई है। किसी को नहीं पता कि हम कहाँ पर है, इसलिए मेरी तरह तुम भी अपने दिमाग से यहाँ से भागने का ख्याल निकाल दो। तब माइकल रे को मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी, तुम्हें जिन लोगों ने यहाँ पर फंसाया है उनसे तुम्हें बदला लेना होगा और यहाँ पर इस तरह की जिंदगी जीने से अच्छा है कि तुम एक बार यहाँ से भागने की कोशिश तो करो। ये सुनकर रे के अंदर एक बार फिर से यहाँ से भागने का जज्बा पैदा हो जाता है और यह दोनों आगे की प्लानिंग पर लग जाते हैं। अब यहाँ इन दोनों को सबसे पहले यह पता लगाना था कि यह लोग समुद्र के किस हिस्से में हैं। अब यह पता लगाने के लिए माइकल जानबूझकर रे को जख्मी कर देता है और फिर रे अपने जख्म की मरहम पट्टी करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और रे डॉक्टर से पूछता है कि आपको हमें बताना होगा कि हम लोग कहाँ पर हैं, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता और मौका मिलते ही रे वहाँ से एक सफेद शीट चुरा लेता है, जिसके बाद वह माइकल के पास आता है और यहाँ यह दोनों एक कैदी से चश्मे लेकर उस सफेद शीट से एक डिवाइस बना लेते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे इन्हें पता चल सकता है कि यह लोग इस वक्त कहाँ पर हैं, लेकिन रे कहता है कि इसके लिए हमें रात के वक्त शिप के छत पर जाना होगा और आसमान में तारों की मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दो गार्ड आते हैं और वह गार्ड इन दोनों को एक साथ देखकर उन्हें मारने लगते हैं, क्योंकि ऊपर कैमरा से वार्डन ने इन दोनों को एक साथ देख लिया था और वार्डन समझ गया कि यह दोनों यहाँ से भागने की प्लानिंग बना रहे हैं। इसके बाद रे को वार्डन के रूम में ले जाया जाता है, जहाँ वार्डन रे से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा नाम एंथनी नहीं बल्कि रे है। तुम वो आदमी हो जो पिछले 14 जेलों को तोड़कर भाग चुके हो और तुम उन 14 जेलों से कैसे भागे इस पर तुमने एक किताब भी लिखी है और मैंने तुम्हारी किताब पर इस पूरे जेल को बनाया है, इसलिए यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता। तब रे कहता है अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है तो तुम मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं बेगुनाह हूँ। जिस पर वार्डन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से क्यों जाने दूं, तुम्हें यहाँ रखने के मुझे पैसे मिल रहे हैं। तब रे वार्डन से कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा राज बता सकता हूँ जिससे तुम्हें ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। तब वार्डन कहता है कि बताओ कौन सा राज है और रे वार्डन को लालच देते हुए कहता है कि मेरी माइकल के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई है और वो मुझ पर पूरा भरोसा करने लगा है, इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि विक्टर कहाँ पर है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। यह सुनकर वार्डन ज्यादा पैसा पाने की लालच में रे की बात मान जाता है और अब वार्डन रे और माइकल को एक साथ बैठने पर कुछ भी नहीं कहता और जब भी वार्डन रे को विक्टर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाता है तब रे वार्डन को गलत इन्फॉर्मेशन देकर चला जाता है और यह सब रे ने माइकल को भी बताया होता है कि मैंने वार्डन को विक्टर बताने का सौदा किया है। अब इन दोनों की प्लानिंग काफी अच्छे से चल रही थी, बस अब बारी थी कि इस जगह का पता चल सके कि ये लोग कहाँ पर हैं। तब रे माइकल से कहता है कि मैंने जो डिवाइस बनाई थी जिससे हमारी लोकेशन का पता चलेगा, उस डिवाइस को तुम जावेद को दे दो। जावेद पर कभी कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि जावेद और इनकी आपस में कई बार लड़ाई हो चुकी होती है। इसके बाद माइकल जावेद के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहोगे। तब जावेद हाँ में जवाब देता है और फिर ये लोग जावेद को अपनी टीम में शामिल करके उसे पूरा प्लान समझा देते हैं। जिसके बाद जावेद सीधा वार्डन के पास जाता है और उससे कहता है कि जेल में कुछ ऐसे कैदी है जो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए अगर तुम मुझे अपना जासूस बना लो तो मैं उन कैदियों के नाम और उनके प्लान के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि तुम मुझे खुले आसमान के नीचे नमाज अदा करने दोगे। तब वार्डन उसकी बात मान जाता है और जब जावेद खुले आसमान के नीचे जाता है तब वह ऊपर आसमान में तारों को देखकर उस डिवाइस पर निशान लगा देता है। इसके बाद जावेद वह डिवाइस रे को दे देता है, जिसे देखकर रे को पता चल जाता है कि यह शिप अटलांटिक ओशन में है और यह शिप मोरक्को के आसपास है। यह सुनकर माइकल कहता है कि मोरक्को में मेरा एक दोस्त है जो मुझे जानता है और वह हमारी मदद जरूर करेगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम उस तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे कि हम लोग यहाँ पर हैं। तब रे कहता है कि यह काम मैं कर सकता हूँ और रे सीधा जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कहता है कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर बेगुनाह सजा काट रहा हूँ, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अब पहले तो डॉक्टर रे की मदद करने को तैयार नहीं होता, लेकिन रे के बार बार कहने पर डॉक्टर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और डॉक्टर सीधा कंट्रोल रूम में जाकर माइकल के साथी को मैसेज सेंड कर देता है और साथ ही साथ टाइम भी बता देता है कि इस टाइम पर तुम्हें यहाँ पहुँचना है। वहीं दूसरी तरफ जावेद वार्डन को बता देता है कि कल यहाँ से रे भागने वाला है और भागने से पहले रे ब्लॉक सी में झगड़ा करवाएगा। ये खबर सुनकर वार्डन रे पर नजर रखने लगता है और ब्लॉक सी यानी कि जहाँ पर झगड़ा
झगड़ा होने वाला है वहाँ पर वार्डन सभी गार्ड्स को भेज देता है और जैसे ही सुबह होती है तब झगड़ा ब्लॉक सी में नहीं बल्कि ब्लॉक ए में होता है। यानी कि जावेद ने वार्डन से झूठ बोला था और यह इन तीनों का प्लान था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ब्लॉक ए से माइकल, रे और जावेद ये तीनों ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि यह तीनों यहाँ से निकल पाते तब इस बात की खबर वार्डन को लग जाती है और वार्डन जेल के सभी दरवाजों को लॉक कर देता है, जिस वजह से अब यह तीनों के तीनों अंदर फंस जाते हैं। यहाँ रे जल्दी से कैमरा के वायर काट कर सभी कैमरा बंद कर देता है, लेकिन कैमरा बंद होने के बावजूद भी गार्ड्स उन तक पहुंच जाते हैं और गार्ड्स उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग खुद को बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इस दौरान एक गोली जावेद को लग जाती है जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब यहाँ ये लोग जवाबी फायरिंग में सभी गार्ड्स को मार गिराते हैं और रे को समझ नहीं आ रहा होता कि सभी कैमरा बंद करने के बावजूद भी गार्ड्स हम तक कैसे पहुंच रहे हैं। तभी यहाँ रे को एक मोशन डिटेक्टर नजर आता है, जिसे देखकर रे फौरन उस मोशन डिटेक्टर को खराब कर देता है और अब वार्डन को इन तीनों का सिग्नल आना बंद हो जाता है। यहाँ रे माइकल से कहता है कि अगर हम तीनों को यहाँ से निकलना है तो हमें सबसे पहले जहाज का इंजन बंद करना होगा, तब जाकर ऊपर का दरवाजा खुलेगा। इसलिए मैं जहाज का इंजन बंद करने जा रहा हूँ और जहाज का इंजन बंद होते ही तुम्हारे लिए ऊपर छत का दरवाजा खुल जाएगा, जिसके बाद तुम जावेद को अपने साथ लेकर ऊपर शिप पर चले जाना। तब माइकल कहता है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम यहाँ से कैसे निकलोगे? जिस पर रे जवाब देता है कि मेरे लिए परेशान मत हो, मेरे पास प्लान बी है जिसका मैं यहाँ से निकलने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये कहते हुए रे शिप के इंजन को बंद करने के लिए निकल पड़ता है और यहाँ माइकल जावेद को हिम्मत दिलाकर आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन जावेद कहता है कि मैं अब और आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि गोली लगने की वजह से मेरा बहुत ज्यादा खून बह चुका है, इसलिए मैं जिंदा बच नहीं पाऊंगा। बस जाने से पहले तुम मुझे अपनी बंदूक दे दो। जिसके बाद माइकल जावेद को अपनी बंदूक दे देता है और न चाहते हुए वह जावेद को अकेला छोड़कर ऊपर छत की तरफ निकल पड़ता है। अब वहाँ पर जब गार्ड्स आते हैं तो जावेद इन सब पर गोलियां चलाता है और बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है, लेकिन आखिर में गार्ड्स जावेद को गोलियों से छलनी कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रे इंजन को बंद कर देता है और इंजन के बंद होते ही माइकल ऊपर के दरवाजे को खोल देता है और शिप के ऊपर आ जाता है। तभी वहाँ पर माइकल का साथी भी हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर में मौजूद माइकल के साथी नीचे शिप पर मौजूद गार्ड्स पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और माइकल दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के बाद माइकल बंदूक उठाकर जो गार्ड्स उसका पीछा कर रहे होते हैं, माइकल उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देता है। अब यहाँ हेलीकॉप्टर का पायलट माइकल से कहता है कि जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठो, हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन माइकल पायलट को अपने साथी रे का इंतजार करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ नीचे शिप में रे फंसा हुआ होता है और वह एक टैंक के अंदर छुपा हुआ होता है। वहीं वार्डन उसे चारों तरफ ढूंढ रहा होता है और तभी वार्डन को पता चल जाता है कि रे टैंक के अंदर छुपा हुआ है। इसलिए वार्डन चिल्लाते हुए रे से कहता है कि बाहर आ जाओ, वैसे भी तुम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ से हमने तुम्हें घेर लिया है। और तभी एक गार्ड शिप का इंजन ऑन कर देता है, जिस वजह से टैंक के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। दरअसल यह शिप का स्टेबलाइजर टैंक होता है और जब यह पूरी तरह से भर जाता है तो यह एक्स्ट्रा पानी को शिप के नीचे से बाहर फेंक देता है और तभी बाहर वार्डन भी समझ जाता है कि टैंक के भरते ही रे पानी के साथ शिप से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब सब कुछ जानने के बावजूद भी वार्डन कुछ नहीं कर पाता और जैसे ही टैंक में पानी फुल हो जाता है तब पानी का प्रेशर रे को शिप के बाहर फेंक देता है, जिसके बाद रे तैरते हुए ऊपर पानी के सरफेस पर आ जाता है और ऊपर हेलीकॉप्टर से माइकल नीचे पानी में रे को देख लेता है। जिसके बाद हेलीकॉप्टर रे के करीब आता है और माइकल हेलीकॉप्टर से रे के लिए नीचे सीढ़ी फेंक देता है, जिस पर रे ऊपर हेलीकॉप्टर की तरफ चढ़ने लगता है। लेकिन तभी शिप से वार्डन इन पर गोलियां चलाने लगता है और एक गोली माइकल के कंधे पर लगती है, जिससे माइकल घायल हो जाता है। यह देखकर रे को गुस्सा आ जाता है और रे भी उस तरफ गोलियां चलाने लगता है, लेकिन रे वार्डन को मारने के बजाय उसके पास रखे ऑयल के टैंक्स पर गोलियां चलाता है, जिससे ऑयल बाहर गिरने लगता है और तभी शिप पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें वार्डन आग में जलकर मर जाता है। और फाइनली ये दोनों एक इम्पॉसिबल जेल को तोड़कर यहाँ से हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं और समुद्र के किनारे पर लैंड करते हैं, जहाँ पर एक गाड़ी इन्हें लेने आती है और उस गाड़ी में से वही जेसिका नाम की वह लड़की बाहर आती है जिसने रे को इस जेल में जाने का चैलेंज दिया था। और यहाँ पर रे को ये पता चलता है कि जेसिका माइकल की बेटी है और साथ ही साथ उसे यह भी पता चलता है कि माइकल का असली नाम विक्टर है, जिसके बारे में हमेशा वार्डन माइकल से विक्टर के बारे में पूछता था, क्योंकि वार्डन नहीं जानता था कि माइकल ही वही इंसान है जिसे वह ढूंढ रहा है, यानी कि माइकल ही विक्टर है। यहाँ रे को यह भी पता चलता है कि जेसिका ने जो एंथनी नाम मुझे दिया था वह दरअसल एक कोड था, ताकि जेल में माइकल यानी कि विक्टर यह पहचान ले कि इस आदमी को मेरी मदद के लिए भेजा गया है। इसीलिए जब वह पहली बार जेल में एंथनी नाम सुनता है तो माइकल समझ जाता है कि इस आदमी को मेरी मदद के लिए भेजा गया है। इसलिए माइकल जेल में रे के साथ दोस्ती कर लेता है। यहाँ जेसिका रे को बताती है कि मैंने तुम्हें जेल की सिक्योरिटी तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि मैंने तुम्हें अपने फादर को जेल से छुड़ाने के लिए भेजा था और मुझे पता था कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। साथ ही जेसिका रे को यह भी बता देती है कि तुम्हारा दोस्त क्लार्क शुरू में तो वह तुम्हारा साथ दे रहा था, लेकिन बाद में कंपनी का बॉस बनने के लालच में उसने वार्डन के साथ हाथ मिला लिया ताकि तुम जेल से बाहर ना आ सको और वह हमेशा कंपनी का बॉस बना रहे। ये सब बताने के बाद जेसिका और माइकल वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ क्लार्क को पता चल गया होता है कि रे जेल से आजाद हो गया है। यह पता चलते ही क्लार्क अपना जरूरी सामान उठाकर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठता है तभी वहाँ पहले से उसकी गाड़ी में मौजूद रे का साथी क्लार्क को बेहोश कर देता है और जब क्लार्क की आंख खुलती है तो वह अपनी गाड़ी के अंदर खुद को एक छोटे से कमरे में पाता है। यह देखकर वह जोर से चिल्लाने लगता है
लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। और तभी दिखाया जाता है कि क्लार्क एक बड़े कार्गो शिप के एक कंटेनर में बंद है और किसी को नहीं पता कि यह शिप क्लार्क को कहां पर ले जाएगा और यह कंटेनर कई महीनों बाद भी खुलेगा या फिर नहीं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।